हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की खंड आ इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास का अध्ययन करेंगे एवं इससे संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वैदिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक और महाजनपद काल। ऋग्वैदिक काल का कालक्रम 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल का कालक्रम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और महाजनपद काल का कार्यक्रम 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व है। अगर यदि हमें कोई क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा की तुलना कीजिए, तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम परिचय में एक मैप बनाएंगे। मैप में देखिए, हमने 4 नदियां दर्शाई हैं: सिंध, गंगा, यमुना, गंडक और तीस्ता नदी। सिंध नदी से यमुना नदी का क्षेत्र है जहाँ पर मध्य एशिया से आर्यों ने प्रवेश किया और ऋग्वैदिक काल के दौरान यहाँ पर इन्होंने निवास किया। यह पंजाब प्रांत में बसे, जिसे कि हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब मैप में मैंने दर्शाया है आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। फिर कालांतर में सिंध और गंडक नदी के मुहाने पर 2 आप क्षेत्र पर यह बसे। यह उत्तर वैदिक काल का समय है। और फिर गंडक से तीस्ता नदी के बीच में इनका निवास रहा महाजनपद काल के समय में। अभी वर्तमान में हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं। अब विगत विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, सबसे पहले उन पर एक नजर डालते हैं। जैसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए, 2018 का क्वेश्चन है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी अर्थात महाजनपद काल के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय नगरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्वितीय नगरीकरण से तात्पर्य क्या है? प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता, जिसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर उसके बाद पुनः मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ, जिसे कि द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाजनपद काल के बारे में हमें टिप्पणी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना कीजिए। और प्रश्न है, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी लिखिए। यह 2024 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। प्रश्न है, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, साथ में मैप बनाएंगे। मैप बनाना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके मार्क्स मुख्य परीक्षा में बढ़ेंगे। सभी लोग लिखते हैं, लेकिन जो लोग कुछ हटकर लिखते हैं वही परीक्षा में पास करते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करते हैं। तो इस तरह से हम एक छोटा सा, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का समय लेते हुए एक मैप बनाएंगे। 4 नदियाँ, सिंध, यमुना, गंगा, तीस्ता नदी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ है, मध्य एशिया से आए हैं। उत्तर वैदिक काल को दिखाएंगे, यमुना से गंगा के बीच, गंगा से तीस्ता के बीच महाजनपद काल है। अभी इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की बात की गई है। तो परिचय हम देंगे, 2 लाइन में परिचय रहेगा। सिंधु सभ्यता तथा ताम्र पाषाण युग के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में नई ग्रामीण संस्कृति का उद्भव हुआ, जो अपनी पूर्ववर्ती संस्कृति से काफी भिन्न थी। इस संस्कृति की स्थापना आर्यों ने की थी, जिसका अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, अभिजात होता है। आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। ये हमारा परिचय रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी आएगा, हमें सबसे पहले परिचय लिखना है, फिर उस काल के बारे में हमें हमारे क्या स्रोत रहे, जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई। स्रोत हमेशा 2 तरह के रहे हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। और ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत रहेंगे, चित्रित दूसर मृदभांड, लोहे के उपकरण, मुद्राएं भी हैं जैसे निष्क, शतमान। और साहित्यिक स्रोत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। यदि एक पर्टिकुलर ऋग्वैदिक काल की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत केवल वेद आएगा, जिसमें ऋग्वेद था ऋग्वैदिक काल के दौरान। और कालांतर में उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद की भी रचना हुई।
इस प्रकार हम परिचय और स्रोत देते हुए अपने आंसर की शुरुआत करेंगे और साथ में एक मैप रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की मेन बॉडी पर। उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक की राजनीतिक दशा का वर्णन। राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें तुलना के बिंदु रहेंगे, ऋग्वैदिक काल रहेगा, उत्तर वैदिक काल रहेगा। सबसे पहले विस्तार कहाँ से कहाँ तक है यह देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का विस्तार सिंधु यमुना नदी पर, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के एक भाग में, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार रहा। उत्तर वैदिक काल के में विस्तार, आर्यों का विस्तार सिंध से गंडक नदी तक हो गया, पाकिस्तान के गांधार में रहे, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बसे। फिर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? कबीलाई संरचना थी, जनजातीय सैन्य तंत्र था। यहाँ उत्तर वैदिक काल में यह क्षेत्रीय राज्य में परिवर्तित हो गए। यह प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन थी। उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। राजनीतिक स्थिति में संस्थाएं, ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति प्रमुख संस्थाएं थीं। यज्ञ, दशराग युद्ध जो कि गायों के लिए लड़े जाते थे, यहाँ पर क्षेत्रों के लिए युद्ध होने लगे, राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राजा की उत्पत्ति अर्थात चुनाव, ऋग्वैदिक काल में कबीले की समिति द्वारा चुनाव किया जाता था, जो कि दैवी नहीं था, गणतंत्र आधारित था और पैतृक भी नहीं था। जबकि उत्तर वैदिक काल में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हुआ, राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई। राजा का कार्य कबीलों के मवेशी की रक्षा, युद्ध में नेतृत्व, कबीलों की ओर से देवताओं की प्रार्थना। यहाँ पर राजा शक्तिशाली हो गया। राजा राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग दिखाई देता है और राजा को एक जगह भक्षक तक कहा गया है। फिर सहयोगी, राजा के सहयोगी ऋग्वैदिक काल में पुरोहित, सेनानी, ब्राजपति, कुलप, पुरप, स्पस, दूत में उपास्थि, इव्य आदि थे। उत्तर वैदिक काल में उच्च कोटि के अधिकारी थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। इनकी संख्या 12 थी। यह पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी आदि प्रमुख सहयोगी थे। स्त्रियों की दशा की तुलना, सभा और विदत में स्त्रियां भाग ले सकती थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में नहीं। राज शासन की व्यवस्था का क्रम, ग्रह सबसे छोटी इकाई थी, तो ग्राम, विस, जन, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। कर, ऋग्वैदिक काल में बलि कर था, उत्तर वैदिक काल में भाग कर और शुल्क कर भी लिए जाते थे। स्थायी सेना के प्रमाण दोनों कालों में नहीं मिलते हैं। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे 2 लाइन में। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते गणतंत्र से राजतंत्र में परिवर्तित हो गई, एवं ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला, जो आगे चलकर महाजनपद काल में निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार हमारा आंसर समाप्त होता है। यह 200 शब्दों में आंसर लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मैं इसे आपको एक टेबल फॉर्म में दिखाऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पैरा फॉर्म में अब आंसर नहीं चलते हैं, ना ही हमें एग्जाम के समय याद रहते हैं, इसलिए हमको टू द पॉइंट की पॉइंट बस याद रखना है ताकि हम वहाँ लिख सकें। तुलना करते हैं। परिवार, यहाँ ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, जो कि समानता पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में असमानता बढ़ गई। हालांकि परिवार पितृसत्तात्मक ही था। समाज 3 भागों में बटा था ऋग्वैदिक काल में, जो कि कर्म के आधार पर था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य लोग। जबकि उत्तर वैदिक काल में 4 भाग थे, जो जन्म के आधार पर बांटे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विवाह अंतरजातीय विधवा विवाह होता था ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। अंतःजातीय विवाह था मैन। 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 4 पुरुषार्थ मिलते हैं, और 16 संस्कारों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। कर्मकांडों में वृद्धि हुई है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यज्ञ में भाग लेती थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति दयनीय हो गई। शूद्र का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में 3 वर्णों का सेवक कहा गया है, इन्हें अछूत शब्द की संज्ञा दी गई है। 4 आश्रम का वर्णन भी उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनोरंजन के साधन
सोम एवं सुरा, शिकार खेलना, रथ दौड़, पासा खेलना इत्यादि दोनों कालों में दिखाई देते हैं। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ही जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सामाजिक स्थिति को तुलनात्मक अध्ययन कर हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की तुलना। पशुपालन मुख्य था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य धंधा था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह गौण था। कृषि ऋग्वैदिक काल में गौण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य था और लोहे का आविष्कार किया गया था। लघु एवं कुटीर उद्योग, कपड़ा बुनना, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कपड़ा की बुनाई की जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में नवीन उद्योगों की स्थापना प्रगति पर थी। वस्त्र उद्योगों का स्थापना की गई। व्यापार का आधार दोनों ही कालों में विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा यहाँ निष्क और शतमान थी। यहाँ पर सोने और चांदी की मुद्राओं का प्रयोग किया गया। सोना संभवतः निष्क को कहा जाता था और चांदी शतमान को कहा जाता था। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार हमने ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन कर किया है। अब हम आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन है दशराग्य युद्ध। इसके बारे में 3 मार्क्स में लिखने आता है, तो हम क्या लिखेंगे देखते हैं। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के अनुसार भारतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं, 5 आर्य और 5 अनार्य के मध्य पुरुषणी रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें सुदास विजयी हुआ और पुरु पराजित हुआ। यदि सभा पर हमें टिप्पणी लिखने आती है, तो यह वृद्ध एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी। सभी सभा में भाग लेने वालों को सभी कहा जाता था। सभावती, सभा में भाग लेने वाली स्त्रियों को सभावती कहा जाता था। इन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक अधिकार प्राप्त होते थे। समिति राजनीतिक मुद्दों पर विचार करती थी। स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को सभापति की दुहिताएं कहा गया है। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था। इस संस्था में लूटी गई वस्तुओं का वितरण होता था। स्त्रियां भाग ले सकती थीं। 3 मार्क्स में विगत वर्षों में क्वेश्चन आया है आर्यों का निवास, तो हम बता सकते हैं यूरोप विलियम जोन्स के अनुसार, आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर तिलक के अनुसार, मध्य एशिया मैक्स मूलर महोदय के अनुसार, तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार और कीत के अनुसार रहा है। इस प्रकार आज के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। कल हम महाजनपद काल एवं वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की तुलना का अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।